Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. डिस्टर्बेंस किसकी तरफ से आ रहा है? चलो, तुम लोगों को आज डाउट पूछना था ना? कोई डाउट है तो बताओ। मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। बंद कर दीजिएगा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करो सब लोग। कैमरा क्यों बंद करके रखा है? रोज रोज बोलना पड़ेगा कैमरा ऑन करो। चलो, सबका है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम लास्ट क्लास में आपने रिपीटेड रैंक पढ़ाया था, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा आंसर नहीं आया। नहीं आ रहा है? नो मैम। क्या बताओ? कौन सा डेटा? मैम एक्स का 80। रैंक आंसर नहीं आया मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा है? यस मैम, मेरा -0.93 है, बुक का आई गेस -0.76 था। 93 और 76 में तो काफी डिफरेंस है। यस मैम। रिपीटेड रैंक का ही है या रैंक पे यस तुम मैम। कन्वर्ट करके बना रही हो उसको? नो मैम, रिपीटेड रैंक की है। और उसमें सिंपल कोरिलेशन है? करके देखो, ये तो हर प्रैक्टिस का चीज है। करके देखोगी तभी पता चलेगा। फॉर्मूला वगैरह कुछ भी गलत नहीं किए हैं, ध्यान में है? मॉडिफिकेशन टी एक्स टी वाई यस मैम, वो भी किया मैंने। सब कुछ कर लिया है, तब भी गड़बड़ा रहा है। यस मैम। ठीक है, बताओ डेटा। करके बता देते हैं। ये तो सबको बनाने के बाद ही पता चलेगा ना। वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो पता चलने वाला है नहीं। शेयर करो फिर देखते हैं उसका क्या है। और जो तुम भेज रही थी उसका बन गया? वो बना या वो भी यस नहीं मैम, बना? वो बन गया। वो मैम बन वो गया। बन गया। ठीक है, उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स बता देते हैं इसका ओके। कोरिलेशन का पहले, उसके बाद और उसको होगा तो क्वेश्चन शेयर करते, सब लोग सॉल्व करके देखो ही, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम ही है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसको तो कैलकुलेशन के हेल्प से ही अब बना सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलो, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं जो आपको जरूरत पड़ने वाली है शायद, और ये आप मोर और लेस देख चुके हैं, बट हम एक एज अ समरी समराइज्ड वे में एक जगह आपको दे देते हैं कि देख लो। इस तरह से पॉइंट वाइज लिखने के लिए हेल्प होगा ये। देखो, एक टर्म लिखा है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, कुछ पॉइंट्स है, रिमार्क्स के फॉर्म में दिया हुआ है।
समेशन डी जो है दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स समेशन वाई, जो भी टर्म आता है ये 0 होता है। ये आपको सिंपली ऐसे भी पता है, सम ऑफ डेविएशन ये जो आता है समेशन डी वो क्या होता है, 0 होता है। याद है हम लोग रैंक कोरिलेशन में डिफरेंस एक डी निकालते थे, उसके बाद एक कॉलम डी स्क्वायर जनरेट करते थे। तो जो समेशन डी आता था उसका वैल्यू क्या आता था, हमेशा 0 आता था। यस मैम। देखो तो चेक करो तो, जो भी सॉल्व किए हुए हो आप एक बार चेक कर लो, ऐसा नहीं है वो किया हुआ नहीं है, किया हुआ है, एक बार देख लीजिए। सारे भी रैंक कोरिलेशन में हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन बनाया है, सबका देखिए तो जरा, समेशन डी वाला जो कॉलम है डिफरेंस ऑफ रैंक्स वो 0 आता है। लास्ट क्वेश्चन कल भी बनाए थे ना, उसमें देखो डी वाला टर्म डिफरेंस वाला सम ऑफ डिफरेंस, डी का कॉलम 0 आता है या नहीं, चेक करो वो। यस मैम 0 ही है। 0 ही है ना। तो यहाँ पे ये चीज देखना है, जब भी आप डिफरेंस ऑफ रैंक निकालेंगे तो ये जो कॉलम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ये आप प्रैक्टिकली करके क्वेश्चन में देखे हुए हो। थियोरेटिकली अगर इसको पूछा जाए तो सम ऑफ रैंक जो होता है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, यहाँ जो समेशन डी है उसको बोल सकते हो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। वर्ड में के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो डी क्या था, डी इज द डिफरेंस, एंड डिफरेंस का जब आप सम कर रहे हैं तो उसको हम सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स बोल सकते हैं, समेशन डी को। एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो टर्म आता है वो सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ वाई हो सकता है, क्योंकि समेशन डी इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस समेशन वाई होता है। और समेशन एक्स और समेशन वाई को आप n इंटू एक्स बार n इंटू वाई बार लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में। देखो एक चीज, वही चीज हम ट्रांसफॉर्म करके दोबारा लिख देते हैं, याद आ जाए एक बार आपको। एक्स बार का वैल्यू होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार। बताओ, ये टर्म इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है समेशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार। यस मैम। सिमिलरली समेशन वाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एन वाई बार। वही फॉर्मूला होगा हमारे पास, वाई बार इज इक्वल टू सम ऑफ वाई समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, और ये एन इधर आ जाएगा तो एन वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई। सो यही चीज यहाँ पे किया हुआ है, उसी चीज को थियोरेटिकली इस टर्म से रिलेट करके बताया है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा इस वजह से 0 होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ नया टर्म यहाँ पे नहीं है। मीन का वैल्यू समेशन एक्स अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई एन है तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा। यहाँ पे वो फॉर्मूला मीन का तो है नहीं जो क्लास इंटरवल के बेसिस पे था। एक्स में क्या आपके पास जो डेटा अभी कोरिलेशन में पढ़ रहे हो उसमें क्या मिलता है, एक्स पूरा एक सेट मिलता है, कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं दिखी है, दिखी है क्या, क्लास इंटरवल दिखा है क्या? नो मैम। नहीं है वो सब टर्म। तो फॉर्मूला फॉर मीन क्या हो जाएगा, सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाई एन। तो यही चीज यहाँ पे एन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स, एन वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई। यही चीज यहाँ पे डिफरेंस जो होता है, इसलिए ये जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको कभी कभी कैलकुलेशन में कुछ चेंज करना हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। यही चीज आपके पास समेशन n इंटू वाई बार माइनस एक्स बार माइनस वाई बार या फिर वाई बार माइनस एक्स बार, दोनों ही केस में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बार माइनस वाई बार करो या वाई बार माइनस एक्स बार करो अल्टीमेटली ये 0 ही आएगा। तो ये चीज कभी कभी आपको कंप्यूटेशनल यूज के लिए यूज किया जा सकता है, कभी कैलकुलेशन चेक करना हो या फिर कुछ ऐसा लग रहा हो कि रिजल्ट, मान लो कोरिलेशन का पॉइंट कहीं आ जाता है, जैसे 5.33 किसी ने कहा था
कि कोरिलेशन में उसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो बिना कैलकुलेशन चेक किए, बिना सिंप्लीफाई किए, बिना कुछ किए, बिना ही कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किए हम लोगों ने क्या कहा था, वो आंसर गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज कोरिलेशन थ्योरेटिकली कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन इज 1। सो 1 से एक्सीड अगर कर रहा है तो वो आंसर गलत है। किसी का सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, रैंक वाला टर्म जो आ रहा है टोटल सम, अगर 0 से ज्यादा आ रहा है मतलब वहां कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक टर्म्स है जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। वो रिजल्ट में कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि ऐसा टर्म है जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, या फिर जो कि गलत है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, या फिर डेटा इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, बट वो कभी भी फिजिबल नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। वही चीज आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ टर्म आ रहा है, जैसे हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0 बोले थे, कभी कभी वो टर्म किसी का वैल्यूज आ रहा था, वो 0 नहीं आ रहा था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है, ये बताया जा सकता है। सो यही चीज यहाँ पे लिखा है। कभी कभी आप इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को चेक करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वही टर्म है जो मैंने ऑलरेडी आपको, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? दूसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑस्टिन एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो रो है, दिस इज नथिंग बट पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रैंक्स। मैंने ये डेफिनेशन में ही लिखाया था कि जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या है, दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन रैंक। और ये वही डेटा है जो आपने एक्चुअल डेटा लिया था उसको क्या कर रहे हैं, रैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस कन्वर्टेड रैंक्स का कोरिलेशन निकाल रहे हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रैंक कोरिलेशन एंड द कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोले और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दोनों का वैल्यूज सेम होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखा भी है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन द सेम वे एज इन द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कार्ल पियर्सन के थ्रू निकालो या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू निकालो, दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा, सेम होना चाहिए, तो सेम ही होगा बिकॉज वही उसी का मॉडिफिकेशन है, रैंक में कन्वर्ट करके कोरिलेशन निकाला गया है, कोई नया इन्वेंशन नहीं किया गया, बस ये मॉडिफिकेशन है या फिर कहिए ट्रांसफॉर्मेशन है उसी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला का, जो कि हमारे पास ऑलरेडी था, हम लोगों ने उसे ट्रांसफॉर्म करके कोरिलेशन निकालने का दूसरा तरीका निकाला, जो कि कहीं ना कहीं इजियर वे है पहले वाले से। ठीक है, क्लियर है दूसरा पॉइंट भी? फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर है? टेल मी यस और नो। यस मैम। चलो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में एक टर्म है, यहाँ पे पढ़ो जरा, खुद से पढ़ना, पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो कोई बता सकता है क्या है, खुद से पढ़ो, म्यूट करके पढ़ो, अगर समझ में आता है तो मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो क्या है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? यस मैम। ठीक है, एक टर्म मुझे दिख रहा है, हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, वर्ड आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये शायद आपने अभी पढ़ा नहीं है और अब तक शायद नहीं पढ़ा होगा कहीं, जहां तक मुझे पता है अंडर ग्रेजुएट में ही इसको पढ़ना होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट यही आता है जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टर्म में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टर्म इससे पहले नहीं पढ़ना होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर किया जाता है। फिर से ऋतिक, निवेदिता एंड रूपम, कैमरा क्यों बंद हो गया तुम लोगों का? ज्योति कुमारी, रोल नंबर क्या है तुम्हारा? रोल नंबर क्यों मेंशन नहीं किया है आपने? आईडी मेंशन किया है, नेम क्या है? ज्योति, ज्योति 29।
चलो देखो, यहाँ पे एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टर्म हम एक चीज बता देते हैं, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला गया है कार्ल पियर्सन फॉर्मूला से, उसमें एक एजम्पशन होता है। वो एजम्पशन है कि जो भी रिजल्ट्स है वो कुछ ना कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पे एक अलग तरह का टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इसको पढ़ने के एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं है कि इस पूरे टर्म को समझ सके, बट एक हम रफ आइडिया दे देते हैं ये क्या है। रैंक कोरिलेशन में किसी भी तरह का एजम्पशन, जो तुम लास्ट लाइन है सिर्फ यहाँ पे समझने की कोशिश करो, फर्स्ट टाइम ये वाला पोर्शन है, वो समझने के लिए ब्रॉडर सेंस का थोड़ा हमको आइडिया लेना पड़ेगा, पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो पोर्शन है नहीं, उसको आगे पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पे कभी भी जब रैंक कोरिलेशन आप लेते हैं तो वहां पे कोई एजम्पशंस नहीं होता, सिंस नो स्ट्रिक्ट एग्जम्पशंस आर मेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कोई भी एजम्पशन नहीं होता किस तरह का पॉपुलेशन है, क्या है, कैसा होगा। जैसे एक एग्जांपल इसका हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम लोग इन जनरल जानते हैं जैसे जैसे इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी होती है या फिर इंक्रीमेंट ऑफ इनकम हो जाता है, तो वैसे वैसे एक्सपेंसेस क्या होता है, बढ़ता है। किसी का भी एक्सपेंसेस क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा अगर इनकम बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये चीज देखना होता है कि ये जो है वो नॉर्मल कंडीशन में इन जनरल ऐसा होता है। ये हमेशा हो ये अप्लीकेबल नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के एजम्पशन, जब भी आप डेटा को लेते हैं, जिस तरह का फॉर्म है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो फॉलो करता है, जो जनरल टेंडेंसी है वो फॉलो करती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई एजम्पशंस नहीं होता है, बस आपको जो डेटा मिला आप रैंक में उसको कन्वर्ट कर दो। अब देखो, एक चीज को समझने के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं, मान लो किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स आया है 60, सपोज आप 60 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो, 60 आउट ऑफ 60 आ गया, दूसरे स्टूडेंट को आया है 50 मार्क्स, ठीक है, और रैंक क्या हो गया, एक का रैंक 60 मार्क्स आया उसको फर्स्ट रैंक मिल गया, जिसको 50 मार्क्स आया उसको सेकंड रैंक मिल गया। लेकिन ये कोई बता सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक कि जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में जो डिफरेंस है, वो रैंकिंग का डिफरेंस जो है वो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, ये रैंक के बेसिस पे तो नहीं बताया जा सकता। और हो सकता है किसी को 60 मार्क्स आया, किसी को 58 मार्क्स आया, अब अभी रैंक क्या दोगे, 60 मार्क्स वाले को रैंक 1 दोगे और 58 मार्क्स वाले को रैंक 2 दोगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मार्क्स क्या हो जाएगा 2, वहां पे डिफरेंस ऑफ मार्क्स क्या है 10। समझ रहे हैं इस चीज को? तो कितना ज्यादा या कम आ रहा है ये रैंकिंग में नहीं बताया जाता। तो एग्जैक्ट मेजर जो होता है वो कार्ल पियर्सन में होता है, जहां डिफरेंस ऑफ रैंक की बात नहीं करते हम एग्जैक्ट नंबर्स लेते हैं। तो कुछ स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है, या फिर उस केस में कहा जाए तो जो रिजल्ट है वो थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है एज कंपेयर टू रैंक, ठीक है। सो ये एजम्पशंस नहीं लेने की वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बट वो जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, इसमें थोड़ा कम एक्यूरेसी हो सकता है। नेक्स्ट के केस में आ जाओ, और लेकिन इसका यूज करना आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रैंक का पॉजिटिव पार्ट ये है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये क्या है, ये सब कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली रैंकिंग करो, सॉल्व करो। रिपीटेड रैंक है तो रिपीटेड रैंक का जो मॉडिफिकेशन है वो कर दो, काम खत्म। जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, स्पीयरमैन formula is easy to understand and apply as compared with Karl Pearson correlation formula. The value obtained by the two formula, जो भी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट होता है। The value obtained by the two formula कभी कभी डिफरेंट होता है। The difference arises due to the fact when the ranking is used instead of full set of observation, there is, just a minute, visible है screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीच में कुछ आ गया था वैल्यूज। There is always some loss of information, ठीक है, unless
many tie exist, the coefficient of rank correlation should be only slightly lower than Pearson correlation coefficient. यहाँ पे correlation का actual value जो correlation होता है, बहुत सारे cases में आपको आंसर सेम मिल जाता है, कुछ cases में क्या होता है, थोड़ा आंसर डिफरेंट आ सकता है. क्यों? क्योंकि there is a loss of some information. ठीक है, यहाँ पे इस वजह से, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है, रैंकिंग का जो डिफरेंस होता है. सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने जस्ट अभी दिया है, रैंक एक का मार्क लो 60 मार्क्स आया, एक का 58 मार्क्स आया, डिफरेंस ऑफ मार्क्स 2 हो गया, और एक को 50 आया, दूसरे को 60 आया. रैंकिंग में क्या करोगे, एक को फर्स्ट को रैंक 1 दे दोगे, सेकंड 58 वाले को भी रैंक आप 2 दे सकते हैं, 50 वाले को भी रैंक 2 देंगे. अब यहाँ पे एक्चुअल नंबर होगा, वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर करेगा, और रैंकिंग में देयर इज अ लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर है? तो ज्यादा एक्यूरेट किसको कंसिडर करेंगे हम, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होता. लेकिन दोनों के केस में आप ये देख सकते हो, देयर इज अ लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन, मतलब आंसर जो आएगा नियर टू दैट आ सकता है, बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है मैम, हाँ बोलो. 58 को भी सेकंड मानेंगे और 50 को भी सेकंड मानेंगे? नहीं, हम ये दो अलग अलग सिचुएशन बता रहे हैं. क्लास में एक स्टूडेंट का मार्क्स सपोज आया है, कभी कभी ऐसा देखते हो कि फर्स्ट और सेकंड रैंक में एक नंबर का डिफरेंस होता है. 435 मार्क्स आया, एक को 436 मार्क्स आ गया, तो 436 वाले को रैंक 1 मिल गया, 435 को रैंक 2. देयर इज अ टफ कंपटीशन. ये आपको जब नंबर देख रहे हो तब पता चलेगा कि सेकंड रैंकर और फर्स्ट रैंकर में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 मार्क्स ओनली. लेकिन कभी कभी क्या होता है, 436 मार्क्स आया, एक को 400 आया, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 36 मार्क्स. तो यहाँ पे ये गैप जो है वो रैंकिंग में पता नहीं चलती, लेकिन जब आप मार्क्स की बात करते हैं तो ये गैप कितने का है वो पता चल जाता है. तो यहाँ एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होगी, ये समझना है. कितने का डिफरेंस है ये पता नहीं चल रहा है रैंक में. अब हम बोल रहे हैं तुम क्लास में सेकंड रैंक आए हो, सपोज एक फर्स्ट रैंक आया, लेकिन दोनों का मार्क्स का डिफरेंस नहीं बता रहे हैं, और मार्क्स का डिफरेंस बताएंगे तो ज्यादा सच्चाई समझ में आएगी कि दोनों में कितना गैप है, दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, ये ज्यादा पता चलेगा. लेकिन अगर हम सिर्फ रैंक की बात करेंगे तो आपका एक का फर्स्ट रैंक और दूसरे का रैंक का डिफरेंस बहुत ज्यादा भी हो सकता है. सो रैंक में कुछ चीज है, कुछ इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जाता है, जो कि डिफरेंस ऑफ गैप नहीं पता चलता, गैप कितने का है ये नहीं पता चलता. तो इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट होता है कार्ल पियर्सन वाला. लेकिन रैंकिंग भी यूजफुल है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में वही जो ये वाला टर्म था ना, फोर्थ के पहले थर्ड पॉइंट जो था, ये थर्ड पॉइंट की वजह से सिंपल कोरिलेशन या फिर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, इस पॉइंट की वजह से यूज करना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है. कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में, कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यहाँ पे हमें. इस वजह से हम रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं. अब सबका अपना पॉजिटिव पार्ट है, सबका भी अपना नेगेटिव पार्ट है. तो कार्ल पियर्सन, कभी कभी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो हमेशा ज्यादा अच्छा है, बट ज्यादा कैलकुलेटिव है. अगर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, कम कैलकुलेटिव बट देयर इज अ लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन. वो हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम केस में देयर इज अ लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन. अब लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या टाइम इंपॉर्टेंट है? ज्यादा टाइम अगर कैलकुलेट करने में लग रहा है तो आप कार्ल पियर्सन कैलकुलेशन मत करिए, कोरिलेशन स्पीयरमैन वाला कर लीजिए. लेकिन अगर आपको यहाँ पे पता है देयर इज अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दोनों चीज आपको देखना है, आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या टाइम इंपॉर्टेंट है. जब टाइम इंपॉर्टेंट है तो उस पर रैंक कोरिलेशन का हेल्प लो, जब इंफॉर्मेशन यूज्ड है तो मगर इंफॉर्मेशन ज्यादा यूजफुल है तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यूज करो. ठीक है, सो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? फोर्थ पॉइंट, बोलिए हाँ या ना. यस मैम. यस मैम. चलो देखते हैं आगे. नेक्स्ट पॉइंट, Spearman formula is the only formula to be used for finding correlation coefficient if we are dealing with qualitative characteristic. यहाँ पे ये qualitative characteristic,
which can't be measured quantitatively but can be arranged serially. It can also be used for the actual data. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है ना, उसको थोड़ा समझना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप नंबर में सारा कुछ डील नहीं कर सकते, ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है, बट कभी कभी होता है, जैसे मान लो किसी की ऑनेस्टी को मेजर करने का कोई तरीका है क्या? मैथमेटिक्स में नंबर देंगे तो मुश्किल है, लेकिन कंपैरिजन किया जा सकता है कि ये इससे ज्यादा ऑनेस्ट है, ये इससे कम है, लाइक ऐसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मार्क्स नहीं दे सकते, नंबर के टर्म में हम उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते। सो जहां हम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहां कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजफुल नहीं होगा। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जहां भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या करेंगे, अरेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं। जैसे मान लो सपोज मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है, आप क्या करते हैं, वहां पे क्वेश्चन के बेसिस पे तो मार्किंग होता है, लेकिन क्या किया जाता है, सबको रैंक प्रोवाइड किया जाता है ना। आपने इस एक ही क्वेश्चन, मान लो आप 10 लोगों को आंसर करने दे रहे हो, जैसे एग्जाम में होता है, उस तरह से आप अरेंज कर रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो उससे कुछ ज्यादा सुपीरियर आ जाए तो उसको रैंक 1 दे दोगे, उससे कुछ ज्यादा इंफीरियर है, कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हैं, रैंकिंग के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक ये होगा, सेकंड रैंक ये होगा, थर्ड रैंकर ये होगा। क्यों रैंक के बेसिस पे दे रहे हैं, क्योंकि आप अरेंज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर के फॉर्म में कोरिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। तो जहां भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा, बेटर और बेटर, गुड बेटर बेस्ट वाला केस आ जा रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस जो होगा तो रैंकिंग के फॉर्म में डिवाइड करो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे म्यूजिक में हो सकता है 10 लोग गाना गा रहे हैं, म्यूजिकल टेस्ट में जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, क्या किया जाता है, 10 लोगों का सबको कुछ ना कुछ रैंकिंग, क्योंकि सब एक दूसरे से, कोई बेटर होगा, कोई अच्छा होगा, कोई बेस्ट होगा, तो अब क्या करोगे, सबको रैंकिंग दोगे, सबसे अच्छा गाना इसने गाया था, सेकंड इसका था, थर्ड इसका दे सकते हैं, फोर्थ इसको दे सकते हैं। सो इस तरह से आपने रैंकिंग जब कर दिया, तब कोरिलेशन निकालना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू जो भी मार्किंग है। तो मार्किंग हम हर केस में नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक से जब हम डील करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आप मार्किंग नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे यूजफुल होता है सिर्फ और सिर्फ रैंक कोरिलेशन। सीरियली आप यहाँ अरेंज कर लेंगे, अब उसके के बाद जो भी निकालना है उसको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो उसके बेसिस पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। हाँ ऋतिक बोलो। मैं एक क्वेश्चन है सर, आप मुझे हेल्प कर देंगे इसका, मतलब कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैटेगरी। तुम्हारी आवाज नहीं समझ में आ रही है मुझे, क्या क्वेश्चन कर देंगे हेल्प? एक क्वेश्चन है कंपटीशन का। हाँ बोलो। तो अभी आप क्वेश्चन उसको मुझे सॉल्व करने, किस टॉपिक से है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर। तुम मुझे मैसेज कर लो, तुम्हारी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही, बैकग्राउंड का आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है। किसी और को समझ में आया तो बता सकता है मुझे। क्वेश्चन है हेल्प, इतना समझ में आया मुझे तो लगा मैम फिल्म चल रहा है। जो भी अब चल रहा है छोड़ो। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पीयरमैन फॉर्मूला जो है उसका कुछ लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन ये है कि इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप n ग्रेटर देन 30 हो, ठीक है। सो n ग्रेटर देन 30 रैंकिंग भी अब कर रहे हैं, तो टॉप 100, 500, 60 इस तरह से जो हम रैंकिंग करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है जब रैंक जो है 30 से ज्यादा हो जाए, 30 से ज्यादा कंटेस्टेंट हो, तब हम लोग उसमें यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, सबको सीक्वेंशली अरेंज करना, रैंकिंग प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा।
तो रैंक कोरिलेशन हम वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते, वहां यूज नहीं करते हैं जहां n ग्रेटर देन 30 हो जाएगा। और n ग्रेटर देन 30 को ये भी देख लेना, कहीं कहीं n ग्रेटर देन 30 को लिखा जाता है लार्ज सैंपल। whenever n is greater than 30 it is considered as large sample। हम लोग स्मॉल सैंपल में रैंकिंग यूज करते हैं, लार्ज सैंपल में नहीं करते, ठीक है। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 रहेगा तो आप रैंक कोरिलेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये पॉइंट्स आपके हैं रैंक कोरिलेशन के। सो इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। अब इसको कोरिलेट करके आपका जो फॉर्मूला सिंपल था, सिंपल कोरिलेशन का, और ये दोनों भी ध्यान रखो। सिंपल कोरिलेशन का क्या, रैंकिंग में देखो रैंक का जो टर्म होता है इन दोनों का एवरेज जो होता है वो कॉमन होता है, ये भी एक चीज ध्यान देना। जहां पे रैंकिंग रिपीट नहीं होता है, आपने ये नोट किया होगा कि रैंक का डिफरेंस क्या, चलो यहाँ पे अभी फिलहाल इतना ही रखो तुम लोग। ये इतने में बताओ कोई पॉइंट कंफ्यूजन है या फिर मैंने डाउट भी पूछा था? बोलो रूपम। बोले कोरिलेशन का पीडीएफ सेंड कर दीजिए मैम। ठीक है, ये जो कल वाला था वो आज वाला हम ये कर देते हैं, ठीक है। ऋतिक का क्वेश्चन है प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क एक्सप्लेन करने के लिए, और डिफेक्टिव जो है ये पोर्शन अभी पढ़े कहाँ हो, ये हम इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे अभी टॉपिक से रिलेटेड। प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क होता है आपका सैंपल सर्वे में आता है, यहाँ पे तो फिलहाल इसमें तो नहीं है, वो अलग है तो मुझे अलग ही बताना होगा ना। प्रोड्यूसर्स रिस्क और कंज्यूमर्स रिस्क हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिलहाल अभी आंसर तो इसका हम यहाँ पे तो देने का नहीं है मुझे। वैसे तुम लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो एक इस चीज को समझा जा सकता है, हम बता सकते हैं जो तुम सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो बोलो तो बता देंगे। किसने पूछा है बताने के लिए, किसने कहा है? ऋतिक। बस ना एक देखो प्रोड्यूस एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, देखो तुम लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा, सबके लिए ही यूजफुल है जो कॉमर्स बैकग्राउंड और मैनेजमेंट इस तरह का टर्म पढ़ते हो तो उसमें यूज आ जाता है। जैसे देखिए एक होता है प्रोड्यूसर्स रिस्क और एक होता है कंज्यूमर रिस्क, दोनों का अपना रिस्क है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो आप मार्केटिंग और वो सब पता नहीं क्या क्या पेपर्स पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो। बट स्टैटिस्टिकली जो है प्रोड्यूसर्स रिस्क और कंज्यूमर रिस्क थोड़ा डिफरेंट है, वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। मैं से मान लीजिए आप कुछ मार्केट में गए हैं खरीदने के लिए, ठीक है, मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो। जब मार्केट में कुछ खरीदोगे तो दो तरह की चीजें मिलेंगी, कभी हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जो डिफेक्टिव हो, ठीक है, और आप उसको खरीद ले रहे हैं, डिफेक्टिव है और आपने उसको खरीद लिया, क्या होगा, जो बेच रहा है डिफेक्टिव वाला तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तो बेनिफिट का बात है, आपने डिफेक्टिव आइटम भी खरीद लिया। खरीदने के बाद प्रॉब्लम किसको होगा, जो कंज्यूमर है उसको। और अगर उसी चीज में मान लीजिए प्रोड्यूसर्स ने बहुत प्रोडक्ट अच्छा बनाया बट उसको कोई खरीद नहीं रहा है, सपोज आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे मार्केट में जाते हो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा चीज देख रहे हैं और दुकानदार जैसे जैसे दिखा रहा बोल रहे मुझे और अच्छा चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए, और भी कुछ आप ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उसको मिल ही नहीं रहा है या फिर बहुत ही हेडक है। तो होता क्या है, आपने क्या किया, अच्छी चीजें जो है उसको भी रिजेक्ट कर दिया। जो अच्छा प्रोडक्ट है
सारे क्वालिटी और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रखते हो सबको फुलफिल करने वाला प्रोडक्ट है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका रिस्क किस पे जाएगा? प्रोड्यूसर्स पे। सो प्रोड्यूसर्स रिस्क और कंज्यूमर्स रिस्क को जब स्टैटिस्टिकल फैक्टर में डिफाइन किया जाता है तो दो तरह से डिफाइन किया जाता है। इस टर्म को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसको एक एरर के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लो टाइप 1 और टाइप 2 एरर, कोई एरर मान लो जो एरर है, क्योंकि आप अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझो कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपको पता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग क्या करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। इसका जो लॉस है, जो उसका डैमेज है, वो किसको मिलेगा, किसको अफेक्ट करेगा? उस कंज्यूमर को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जब दो चीज हमेशा मान के चलिए, दो तरह का प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको अच्छी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। दूसरा केस में क्या हो रहा है, आपको बुरा चीज भी मिल रहा है मार्केट में, आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये दो एरर होता है। एक में आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ द बैड हैबिट, और दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ अ गुड हैबिट। जैसे मान लो योगा करना सब बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, सबको पता है, लेकिन कितने लोग करते हैं? तुम लोगों में से कितने लोग करते हैं, बताओ तो जरा, हैंड रेज करो तो। मैम 9 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है तो उठते हैं और उसके बाद क्लास करते हैं। हाँ, तो योगा कब करते हैं? यस मैम, सबसे अच्छा। पढ़ने का तो मैम टाइम ही नहीं मिलता। मैम सोकर सपना में। हाँ, सोने के बाद और जगने से पहले। मैम होता क्या है योगा, मेरे को तो पता भी नहीं। हाँ, अच्छी बात है, अब जानना भी नहीं चाहिए। अरे करने वाला चीज ही नहीं है, मत जानो। चलो, यही प्रॉब्लम है। अब हम बता रहे हैं क्या है। इन दो एरर का क्या हो रहा है, एक केस में क्या हो रहा है, यू आर रिजेक्टिंग गुड थिंग। अब जब आप अच्छी चीजें को रिजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे दो फैक्टर है। अगर अच्छा चीज आप रिजेक्ट कर रहे हो तो होता क्या है, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आपको कोई लॉस नहीं होता है। जैसे योगा अच्छा है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, बस कंडीशन यही है कि आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए क्या टर्म है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसकी वजह से कोई लॉस नहीं होगा। और दूसरे केस में क्या होता है, जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ बैड हैबिट है, उसमें क्या हो रहा है, सिगरेट स्मोकिंग वाला जो एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पे पता है कि इंजूरियस है, फिर भी बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, उसका बैड इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे पड़ रहा है। तो ये दो चीजें हैं जिससे आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को समझ सकते हैं। पहले केस में क्या हो रहा है, कुछ अच्छा है आप नहीं कर रहे हैं तो खुद आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन किस तरह का रिस्क ले रहे हैं, ज्यादा रिस्की नहीं है वो, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट्स इट। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं गलत हैबिट को, तो क्या हो रहा है, आपको उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ेगा ना, उसका बैड इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। तो यही प्रोड्यूसर्स रिस्क है। जो दूसरा वाला फैक्टर है ना, वो कंज्यूमर रिस्क है, और पहला वाला फैक्टर जो है वो प्रोड्यूसर्स रिस्क होता है। अब इसी चीज को एक एग्जांपल और ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम सपोज कहा कि जाओ मेरे लिए एक पेन लेकर आ जाओ, ठीक है, सपोज एक पेन खरीदने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, जाओ खरीद के ले आना, बट धमकी दे रहे हैं कि अगर पेन खराब हुआ तो फिर सोच लो तुमको क्या करने वाले हैं। ठीक है, एक कंडीशन डाल दिया, एक मतलब क्या कहा जाए, डर, कुछ फैक्टर क्रिएट कर दिए कि खराब पेन नहीं होना चाहिए, हो गया तो तुम समझो क्या करने वाले हैं तुम्हारा। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप पेन खरीदने जाएंगे या फिर घर से ही मान लो ऐसा कुछ धमका के भेजा गया है दुकान में, तो आप क्या करेंगे, जो अच्छा पेन भी है उसको आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे क्या, मुझे और अच्छा चाहिए। ठीक है, बोलोगे यहाँ पे, हो सकता है आप पता नहीं ये अच्छा होगा या नहीं, पता नहीं और क्या होगा। तो इस तरह का फैक्टर अब आप क्या करेंगे, जो अच्छा पेन होगा, और भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो पेन आप लेके आने वाले हो सिर्फ वही अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, और उससे बेटर भी होगा जिसको तुम रिजेक्ट करके वो एक्सेप्ट किए हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने
बहुत सारा जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट था उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। जब एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आप रिजेक्ट करते हो तो ये पूरा का पूरा रिस्क चला जाता है उसके प्रोड्यूसर्स पे। और इसी में मान लो जो पेन खरीदने के लिए जो आपको दिया गया, बोला गया जाओ कोई भी पेन लेते चले आना, अब आप भी क्या होगा, आप भी थोड़ा लापरवाही बरतने वाले हैं, कोई भी पेन उठा के लेके चले आए, हो सकता है वो पेन खराब भी हो सकता है ना। सो अब इस केस में क्या होगा, रिस्क किसको हो जाएगा, आप तो कोई भी पेन उठा के लेके चले आए, रिस्क किसको होगा, जो कंज्यूमर उसको लिया कंज्यूम करने वाला है उसको। तो यहाँ पे वही चीज हो जाता है, जब आप बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हो जाता है कंज्यूमर्स का रिस्क। इसी को स्टैटिस्टिकली डिफाइन किया जाता है, जिसको टाइप 1 बोला जाता है। फर्स्ट वाले को प्रोड्यूसर्स रिस्क को टाइप 1 एरर बोला जाता है और कंज्यूमर्स रिस्क को टाइप 2 एरर बोला जाता है। यहाँ पे हो जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट और वहां पे हो जाता है रिजेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। यही दोनों फैक्टर है आपका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स रिस्क, जिसको स्टैटिस्टिकल टर्म में डिफाइन किया जाता है इस तरह से। बाकी आप मार्केटिंग के टर्म में किस तरह से डिफाइन करते हैं फिर वो आप देख लीजिए, बट स्टैटिस्टिकली यही है, एक्सेप्टेंस ऑफ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रिजेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ये दोनों है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स से। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, रैंकिंग में किसी को कोई दिक्कत है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, रिपीटेड रैंक्स में? आई थिंक अब रिया का आंसर मिल गया होगा, ये जो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ क्या 0.76 और क्या आ रहा था 91 समथिंग। यस मैम, यस मैम। मैम अभी तक तो हमने खाली इंडिविजुअल सीरीज का कोरिलेशन निकाला है, तो डिस्क्रीट सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं उस वाले में कैसे निकालना है? क्लास इंटरवल में वही x को, क्लास इंटरवल को x में ले आओ, सिंपल। 0 to 10 अगर क्लास इंटरवल उसको आप कर दीजिएगा 5, बस। उसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होगी, ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसीज वाला टर्म नहीं आएगा। मैम बिना फ्रीक्वेंसी का कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी अब तक कहाँ मिला है तुमको, संजना मिला है फ्रीक्वेंसी अब तक? कोरिलेशन निकाल रहे हो, कोरिलेशन में अब तक फ्रीक्वेंसी कहाँ तुमको मिला है? ईच एंड एवरी टर्म के लिए वैल्यू गिवन है, अब वो वैल्यू कितनी बार आ रहा है उससे मतलब ही नहीं है। तुम 10 बार एग्जाम दे रही हो, रिजल्ट हर बार वही मार्क्स आ रहा है, तो वो 10 बार काउंट नहीं होगा, वो सिंपली इतने के लिए इतना रिजल्ट आया वही काउंट होगा। सो दैट विल बी 1 ऑलवेज, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी फैक्टर यहाँ पे रहेगा ही नहीं, और अब तक भी नहीं दिखा है। बस डिस्क्रीट, अगर कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज में आप वैल्यूज रख लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, वैसे उस तरह का डेटा आपको नहीं मिलेगा। फॉर गिवन एक्स वाई का वैल्यू गिवन होता है, वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू गिवन होता है, क्योंकि ये याद है तुम लोग, तो एक बात यही भी है ना तुम लोगों के साथ कि आगे पढ़ते हो तो पीछे का सब डिलीट होता चला जाता है डेटा। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था, फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, यही होता है ना। अब x का कोई वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू आएगा, x का दूसरा वैल्यू रखोगे y का दूसरा वैल्यू आएगा, x का तीसरा वैल्यू रखोगे y का थर्ड वैल्यू, इस तरह से आता है। तो x के गिवन वैल्यूज के लिए y का वैल्यूज आता है ना। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं है। x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और x का जो वैल्यू रखेंगे और जितना वैल्यू रखेंगे उतना वैल्यू y का मिलेगा, बस यही है आंसर, ठीक है। अब इसी इक्वेशन पे थोड़ा फोकस करिएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये जो कोरिलेशन के लिए फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसी इक्वेशन को हम लोग रिग्रेशन में भी पढ़ने वाले हैं। सो ये जो कोरिलेशन था और कोरिलेशन का जो एक्चुअल इक्वेशन था y इज इक्वल टू ax प्लस b, इसके लिए हमें इसी के इक्वेशन के फॉर्म में रिग्रेशन निकालना है, रिग्रेशन कैलकुलेट करना है। अब रिग्रेशन और कोरिलेशन भी आपस में रिलेटेड होता है, वो सारे टर्म्स पढ़ने हैं। सो इसके बाद हमारे पास रिग्रेशन का टॉपिक होगा, और रिग्रेशन कोरिलेशन करने के बाद फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है हमें,
ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है, सब समझ गए हो? तो हम ही पूछ लें कुछ, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो 1 मिनट, अभिजीत राज। यस मैम। हाँ, मुझे बताइए तो जरा, मुझे बताओ तो फॉर्मूला फॉर कोटोसिस क्या होता है? कोटोसिस का फॉर्मूला बताओ। मैम पता नहीं, याद नहीं। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बताओ। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बता दो। ये तो हाल ही में पढ़े हैं, शायद वो याद हो। क्या हुआ अभिजीत? यस मैम। रैंक कोरिलेशन भी याद नहीं है? तब तो तुमको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला केस है प्रॉब्लम क्या? कल ही पढ़े थे हम लोग, मॉडिफिकेशन भी पढ़े थे, एक्चुअल फॉर्मूला भी पढ़े थे, मंडे को भी पढ़े थे। कोरिलेशन ही कर रहे हैं इतने दिन से। कितने लोग हैं जो कोरिलेशन का फॉर्मूला बता सकते हैं? मॉडिफाइड रिपीटेड रैंक्स का हैंड रेज करो तो देखिए जरा कितने लोगों को आता है। थोड़ा फास्ट। रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन और रिपीटेड रैंक दोनों का ही। सुष्मिता सिंह, इनको नहीं पता है? अच्छा, अभिजीत को नहीं पता है। चलो, सुष्मिता, मानसी श्रीवास्तव, चलो बताओ तो क्या होगा? मैम रैंक कोरिलेशन का पता है। हाँ हाँ, रैंक कोरिलेशन का ही बताओ। 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर बाई n in bracket n square minus 1। n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और मॉडिफाइड का तो रिपीटेड रैंक के केस में था। अच्छा ठीक, रिपीटेड रैंक का श्रुति तुम बताओ तो। मैम 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस tx प्लस ty बटा n स्क्वायर माइनस 1। चलो ठीक है। और tx और ty क्या है वहां पे? मैम tx नहीं पता, कल ही करवा रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो रिग्रेशन शुरू करते हैं। तो अभी इसमें कुछ पूछना नहीं है, तो फिर आप और सारे पॉइंट मैंने डिस्कस तो कर ही दिया है, अब कुछ बचा नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिग्रेशन करेंगे। थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा, यही क्वेश्चन पढ़ना है, और एक बार होगा तो आप लोग पढ़ के देख लेना, ठीक है। रिग्रेशन अगर होगा आपके बुक में तो रिग्रेशन एक बार पढ़ के देखना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग रिग्रेशन। ओके मैम। ओके ओके देन, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थायोनाला। ओके मैम, थैंक यू मैम।